आज रिश्तों का सारा भरम खत्म हो गया था जब चाचा ने सारे मेहमानों की मौजूदगी में मुझ पर हाथ उठाया था। मैं रोता हुआ घर से निकला, बैग में थोड़े से कपड़े डाले और हमेशा के लिए वो घर छोड़ दिया। 19 साल की इस अजियत भरी जिंदगी में मैंने देखा ही क्या था सिवाय गम और तकलीफों के। मैं बेबसी की हालत में सड़क किनारे चले जा रहा था। मेरे आसपास लोग घूम रहे थे, हर कोई अपनी खुशियों में मगन था। मैं जानता था कि मैं इस दुनिया में रहने वाला सबसे बदनसीब इंसान हूँ। कल रात से भूखा प्यासा था और ऐसी ही हालत में घर से निकल आया था। मेरी जेब में तो इतने पैसे भी ना थे कि करीबी दुकान से कुछ खरीद लेता। अचानक मेरी नजर सामने बैठे फकीर पर पड़ी, जो थैली में से कुछ निकाल निकाल कर खा रहा था। आज वो फकीर भी मुझे खुद से बेहतर नजर आया, क्योंकि मुझे यकीन था कि इस वक्त इसके पास ना सिर्फ खाना था बल्कि पैसे भी मौजूद होंगे। एक मैं हूँ जिसके पास एक फूटी कौड़ी तक ना थी। मैंने सर पर एक कैप पहन रखी थी जिससे मेरा चेहरा आधा छुपा हुआ था। इसका फायदा मुझे ये हुआ कि कोई भी शख्स मेरी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को नहीं देख सकता था। मेरी आंखों से आंसू अभी तक बह रहे थे। मैं बेबसी से चारों तरफ देखे जा रहा था। लोगों की इस भीड़ में जिस कदर अपने आप को तन्हा महसूस कर रहा था, ये बात मैं ही जानता था। इसीलिए यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता था। फिर यूं ही पैदल चलते चलते ना जाने मैं कहां से कहां पहुंच गया। अपना कोई होश ही ना रहा था। मैंने देखा ये एक वैरानी सी जगह थी। यहाँ पर ना तो आबादी थी और ना ही कोई सड़क। गरम लू चेहरे पर थपेड़े लगा रही थी। मैं भी एक दरख्त के नीचे जा बैठा, फिर अपना बैग साथ ही रखा और वहां टेक लगाकर आंखें मूंद ली। मैं जाने कितनी देर तक वहां आंखें मूंद कर लेटा रहा। अचानक ही किसी की मौजूदगी के एहसास से मैंने आंखें खोली। मैं घबराते हुए उठा। गहरी रात हो गई थी। क्या मैं इतनी देर तक सोया रहा? सामने खड़े अंधेरे में नजर आने वाले अजीब से दो आदमी मुझे अपनी लाल आंखों से घूर रहे थे। फिर एक मेरे करीब आया और कहने लगा, ये पूरा इलाका हमारा है, तुम यहाँ कैसे आए? मैं ना समझी से उन्हें देखने लगा। मुझे तो आसपास कोई घर नजर नहीं आया था, तो फिर ये शख्स इस जगह को अपना इलाका क्यों कह रहे थे? फिर मैंने इनसे माजरत खवाना लहजे में कहा, मुझे माफ कर दें, मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं था। ये कहकर मैं आगे बढ़ने ही वाला था, अचानक उन्होंने मुझे रुकने का इशारा किया। फिर कहने लगे, लेकिन तुम्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि अगर एक बार कोई इस जगह पर आ जाता है तो वापस हमारी मर्जी से जाता है। इनकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। कहीं ये इस कच्चे इलाके के डाकू तो नहीं? उन्होंने काले रंग के लंबे लंबे से जुब्बे पहन रखे थे। अंधेरे के बायस चेहरा भी वाजे ना था। फिर मैं घबराते हुए इनसे कहने लगा, मैं इस किस्म का लड़का नहीं हूँ, गलती से आ गया था, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। लेकिन उन्होंने मेरी ना सुनी और बाजू से पकड़कर घसीटते हुए मुझे अपने साथ लेकर जाने लगे। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, बड़ी मुश्किल से एक परेशानी से निकला था, अब ना जाने ये मुझे जबरदस्ती कहाँ लेकर जा रहे थे। मेरा नाम कादिर है। मैं बचपन से ही यतीमी की जिंदगी गुजार रहा था। अब्बा और अम्मा दोनों का ही इंतकाल हो गया था। मैं इनका इकलौता बेटा था। 4 साल तक मैंने किसी शहजादी की तरह जिंदगी गुजारी थी। मेरी उम्र भी इतना ना थी मैं ये समझ सकता कि माँ बाप कितनी बड़ी दौलत होते हैं। हम कार में नानी के घर गांव जा रहे थे जब अचानक कार का एक्सीडेंट हुआ। मैं उछलकर दूर जा गिरा। मेरी जान तो बचा ली गई, लेकिन मेरे दोनों माँ बाप मौके पर ही फौत हो गए। पूरे खानदान में जैसे कोहराम मच गया। फिर मेरी परवरिश की जिम्मेदारी मेरी दादी ने संभाल ली, लेकिन उन्होंने कितने दिन जिंदा रहना था। मैं 7 साल की उम्र में जब हुआ तो वो भी छोड़कर मुझे चली गईं। अब चाचा ने दिल बड़ा किया और मुझे अपने घर में जगह दे दी। शुरू शुरू में मुझे इनके रवैये ज्यादा महसूस नहीं होते थे, लेकिन फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया तो मुझे एहसास होने लगा कि चाचा चाची मुझे अपनी औलाद की तरह प्यार नहीं करते। वो मुझसे नौकरों जैसा बर्ताव करते थे।
घर का कोई भी सौदा सल्फ लाना होता, चच्ची भरी दोपहर में मुझे ही बाहर भेज दिया करती थी, जबकि इनके खुद के बच्चे एसी वाले कमरे में आराम करते रहते। फिर हैरत हुई जब मोहल्ले के बच्चे मुझे कहने लगे, तुम्हारे चचा के बच्चे तो शहर के महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, जबकि तुम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो। आहिस्ता आहिस्ता आसपास के लोगों ने मुझे एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि मैं एक यतीम हूँ जिसकी परवरिश चचा ने की थी। चचा के 4 बच्चे थे, 3 बेटियां और 1 बेटा। इनका बेटा मेरी ही हम उम्र था और बाकी 3 बेटियां छोटी थीं, लेकिन इनके नखरे आसमानों को छूते थे। वो मेरे साथ नौकरों जैसा सलूक करते, ना तो सर्दी देखते और ना ही गर्मी। जब दिल चाहता कुछ भी मंगवाना होता, मुझे बाहर भेज देते। पूरा दिन मैं सैकड़ों के हिसाब से चक्कर लगाया करता था। हाँपते कांपते घर आता, तब भी मुझे कोई पानी ना पूछता। मैं स्कूल से वापस घर आता तो चच्ची कहती, पहले ये काम कर लो, तब मैं तुम्हें खाना दूंगी। यूं भूखे पेट जब तक मैं इनका काम ना कर लेता, वो मेरे सामने रोटी नहीं रखती थी। मुझे इतनी इजाजत ना थी कि मैं अपनी मर्जी से किचन से कुछ निकाल कर खा लूं। अब सारे बच्चे जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे। मैं भी 19 साल का हो गया था। 19 साल की अजियत भरी जिंदगी में मेरे साथ सिवाय गमों के कुछ भी ना आया था। मैं हद से ज्यादा हसास नौजवान बन गया था। फिर इस दिन भी चचा की बेटी अरीबा के रिश्ते वाले आए हुए थे। मैं जूस के गिलास एक ट्रे में रखकर अंदर ला रहा था, जब अचानक एक गिलास मेरे हाथ से गिरा और मेहमान के कपड़ों पर जा गिरा। ये देखकर चच्ची आग बगोला हो गई। साथ ही चचा ने तैश में उठकर मुझे थप्पड़ दे मारा। मेहमान रहम भरी नजरों से मेरे चेहरे को देख रहे थे। मैं किसी मुजरिम की तरह सर झुकाकर खड़ा था, लेकिन दिल में उठता गुस्से का उबाल मुझे मजीद यहाँ खड़ा रहने की इजाजत नहीं दे रहा था। मैंने कुछ भी ना सोचा, बैग में चंद कपड़े रखे और वो घर हमेशा के लिए छोड़कर आ गया। सोचने लगा कि अब मैं जवान हो गया हूँ, इतनी बड़ी दुनिया है, कोई ना कोई मुझे रहने का ठिकाना दे ही देगा। लेकिन आज इस अनजान जगह पर फिर से मैं ना जाने किन लोगों के पास आ गया था। वो मुझे घसीटते हुए एक बड़े से महल नुमा घर में लेकर चले गए। मैं आंखें फाड़े हैरत से चारों तरफ देख रहा था। इतनी वीरान और सुनसान जगह पर इतना खूबसूरत महल होना बहुत हैरान कुन था। सब लोग वहां ऐसे फिर रहे थे जैसे कई सालों से यहाँ रहते आ रहे हों। शीशों से बना ये खूबसूरत महल किसी शहंशाह का मालूम हो रहा था। कौन है ये? अचानक ही किसी कड़कदार आवाज पर मैं पलटा था। मैंने देखा सफेद रंग का लिबास पहने ऊंचे लंबे कद वाला आदमी मेरे करीब आया था। इनकी आंखों में दहशत थी। मैं खौफजदा हो गया। ये कोई डाकू तो कहीं से भी नहीं लग रहे थे। उसे देखकर ऐसे गुमान होता जैसे मैं किसी पुराने जमाने में पहुंच गया हूँ, जो शहंशाहों और बादशाहों का दौर हुआ करता था। फिर एक आदमी कहने लगा, सरदार, ये हमारे इलाके में दाखिल हो गया था। इससे पहले कि ये हमें कोई नुकसान पहुंचाता, हम उसे कैद करके यहाँ ले आए हैं। वो जैसे दाद वसूल करना चाह रहा था। मैं हैरान था। मुझे क्या मालूम कि ये इनका इलाका है। मैंने तो अपने आसपास किसी भी शख्स को नहीं देखा था। फिर वो ऊंचा लंबा सरदार मेरे करीब आया और कहने लगा, क्यों नौजवान, किस इरादे से यहाँ आए थे? क्या तुम भी इस आमिल की तरह हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हो? क्योंकि तुम आदमजाद होते ही धोखेबाज हो। जरूर किसी लालच में ही यहाँ आए होगे। वो मेरी बगैर कोई बात सुने ना जाने मुझ पर क्या क्या इल्जामात लगाए जा रहा था। मैं पहली ही भूख और प्यास से निढाल था। इनके सामने कोई वजाहत पेश ही ना कर सका। अचानक ही मेरी नजर एक शीशे की प्लेट में रखे फलों पर पड़ी थी। उन्हें देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया। बार बार बेताब निगाहों से उन्हें देखने लगा। सरदार ने मुझे खामोश देखा तो गुस्से से कहने लगा, जाओ इस नौजवान को कैद खाने में डाल दो। ये मुझे इस आमिल का साथी मालूम होता है। सरदार की बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बेकरारी से कहने लगा, ठीक है, मैं कैद खाने में जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं 2 दिन से भूखा हूँ। पहले मुझे खाने के लिए दे दें। वो मेरी बात सुनकर हैरान थे। फिर एक शख्स आगे बढ़ा और इसने वो शीशे की प्लेट उठाकर मेरे सामने रख दी। मैं पहली भूख और प्यास से बेताब हो रहा था।
पागलों की तरह सारे फ्रूट उठाकर खा लिए। उन्हें खाकर मैं अपने अंदर अजीब सी तवानाई महसूस कर रहा था। बार बार सरदार और इसके आदमियों का शुक्रिया अदा करने लगा। वो सारे हैरत ज़दा मुझे देखे जा रहे थे। फिर सरदार कहने लगा, ये नौजवान तो मुझे बहुत मासूम लग रहा है। तुम कहाँ से आए हो लड़के? मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना खूबसूरत घर देखा था। मैं कहने लगा, मैं एक लावारिस लड़का हूँ। कल ही मेरे चचा ने मुझे घर से निकाल दिया। बेयारो मददगार सड़कों पर फिर रहा था। मैं किसी गलत इरादे से यहाँ नहीं आया, बस भूख और थकन ने ही मुझे यहाँ ला खड़ा किया। फिर सरदार ने सर हिलाया, कहने लगा, ठीक है, क्या तुम हमारे पास रहोगे? मुझे इस बात पर खुशी हुई थी। मैं पहले ही किसी पनाह की तलाश में था। इस सरदार ने मुझे ये बात कही तो मैं फौरन ही रजामंद हो गया। मैं कहने लगा, लेकिन आप लोग कौन हैं? मैंने ऐसे इंसान अपनी दुनिया में कहीं नहीं देखे। फिर मैं हैरत ज़दा रह गया जब वो मेरी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। अचानक ही एक आदमी मेरे सामने आया तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। इसने अपना चेहरा बदल डाला था। पहले वो कुछ और नजर आया था और मुझे डराने के लिए इसने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली थी। मैं खौफ से कांप कर रह गया। दूर ही दीवार से जाकर चिपक कर खड़ा हो गया। इन सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जब आहिस्ता आहिस्ता सबकी शक्लें बदलने लगी, वो सरदार जो एक मेहरबान इंसान नजर आ रहा था, अचानक ही बहुत ही डरावनी किसी बड़े जिन जात की माने दिखाई देने लगा। मैं वहां से पलटकर भागना चाहता था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी खतरनाक जिन जात के गिरोह में फंस गया हूँ। अचानक ही एक जिन्नुमा इंसान ने मेरा रास्ता रोका था। सरदार, अब ये बाहर नहीं जा सकता। मुझे यकीन है जैसे ही ये बाहर जाएगा, बाहर इंसानों को ये हमारे बारे में सब बता देगा और इस आमिल की तरह लोग हमारी खोज लगाने यहाँ पर पहुंच जाएंगे। सरदार ने फौरन ही मुझे कैद खाने में डालने का हुक्म दे दिया था। इनके हुलिये और ये खूबसूरत महल कहीं से भी ये नहीं बता रहा था कि ये इंसानी दुनिया का नजारा है। मैं समझ गया था कि जरूर ये कोई जिनजात या फिर दूसरी मखलूक है। अब वो दो जिनजात मुझे घसीटते हुए कैद खाने की तरफ ले जा रहे थे। ये खुद इतने हैबतनाक थे तो इनका कैद खाना कैसा होगा, यही सोचकर मेरा दिल दहल रहा था। अचानक ही वो मुझे एक कुएं के पास लेकर चले गए। इस कुएं की गहराई ताहद निगाह थी। दूर दूर तक सिर्फ काला अंधेरा ही छाया हुआ था। जैसे ही उन्होंने मुझे इसमें धक्का दिया, मैं नीचे गिरता चला गया। नीचे गिरा तो हैरान रह गया। मुझे कोई चोट न लगी थी। मैं किसी फुटबॉल की तरह उछलता यहाँ पहुंच गया था। घुप अंधेरे में हाथ से हाथ सुझाई न देता। मैं इसमें हाथ पांव मारने लगा। अचानक ही किसी के खांसने की आवाज आई थी। मेरा दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। तो क्या मेरे अलावा कोई और भी यहाँ मौजूद था? कौन है यहाँ? मैंने बुलंद आवाज से पूछा। जवाब में एक आवाज उभरी, मैं भी एक इंसान हूँ, क्या तुम मुझे देखना चाहते हो? मैंने फौरन हाँ कहा तो अचानक से रोशनी चमकी और अपने सामने बैठे खौफनाक शक्ल वाले इंसान को देखकर मैं थर थर कांपने लगा। मुझे यूं डरता देखकर वो कहने लगा, घबराओ मत, इस कैद खाने में रहने की वजह से मेरी ये हालत हो गई है, वरना मैं तुम्हारे जैसा ही एक इंसान हूँ। तुम कौन हो? मैंने घबराते हुए इससे पूछा। वो उदासी से कहने लगा, मेरे अपने करतूतों ने मुझे इस कैद खाने तक पहुंचाया है। मैं दुनिया का एक मशहूर आमिल था। मेरे अंदर गरूर और तकब्बुर कूट कूट कर भरा था। मैं चाहता था कि दुनिया की हर ताकत मैं अपने हाथ में कैद कर लूं। मैं जहां से गुजरता लोग झुक झुक कर मेरे सामने सलाम करते थे। बड़े बड़े वजीर, अमीर और बिजनेसमैन लोग भी मेरे पास अपने काम निकलवाने आते थे। मैं पलक छिपकते ही इनके काम कर दिया करता था, क्योंकि मेरे पास अनदेखी ताकतें थी। हकीकत में वो ताकतें मेरी नहीं बल्कि मेरे मुअक्कल जिनजात की थी। फिर मुझे एक जिनजात ने बताया कि यहाँ से दूर एक सहरा जैसे इलाके में जिनजात का एक बहुत बड़ा टोला आबाद है। वो ताकत में इतने ज्यादा हैं कि कोई इंसान इन पर हावी नहीं हो सकता। मुझे इसकी बात सुनकर गुस्सा आया, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर आमिल बनना चाहता था। मैं चाहता था कि सारे जिनजात मुझे झुक झुक कर सलाम करें और जिस बात का मैं हुक्म दूं
उसे बजा लाएं। ज्यादा ताकत पाने की लालच मुझे यहाँ खींच लाई थी, लेकिन शायद इसने ये बात सही कही थी, क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ कदम रखा फौरन ही अपना अमल करना शुरू कर दिया। आंखें खोली तो आसमान सर पर फट पड़ा, क्योंकि हैबतनाक नजर आने वाले वो तादाद में कहीं ज्यादा थे जो मेरे चारों तरफ घूम रहे थे। गजबनाक निगाहों से मुझे देखते वो मेरे इरादे जान चुके थे। जैसे ही मेरा अमल खत्म हुआ तो इनके ऊपर कोई असर ना हुआ। मैं कमजोर इंसान था, अपने आप को ताकतवर समझ बैठा। वो मुझे घसीटते हुए यहाँ ले आए। उन्हें पहले ही मेरे इरादों का इल्म हो गया था, जब ही तो मुझे इस कैद खाने में डाल दिया। अब जब से मैं यहीं पर मौजूद हूँ, मेरे बाद आने वाले तुम दूसरे इंसान हो, लेकिन तुम तो चेहरे से बहुत मासूम और कम उम्र नजर आते हो। तुमने इतनी बड़ी गलती क्यों की? आमिल की अजीब सी कहानी सुनकर तो मैं हैरान था। फिर मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई कि मेरे हालात मुझे यहाँ तक लाए हैं, मैं किसी लालच में आकर यहाँ नहीं आया। फिर वो आमिल कहने लगा, तुम्हें उन्होंने इस कैद खाने में क्यों डाला? तो मैंने उसे बताया कि जिनजादों का कहना है जो एक बार इनकी दुनिया तक आ जाता है वो दोबारा इंसानों तक जाने नहीं देते, क्योंकि कई राज हैं जो हम इंसान दूसरे इंसानों को बता देते हैं। मैं डरते डरते इस आमिल से कहने लगा, हम इस कैद से अब कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो वो कहने लगा, ये बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ ये जरूर जानता हूँ कि ये जिनजाद नेक जिनजाद हैं, ये शैतान नहीं है, नहीं तो मैं अभी तक जिंदा ना होता। हर रोज मेरे लिए लजीज खाने और दूसरे लवाजमात यहाँ पर पहुँचा जाते हैं। मैं इस कैद खाने में बड़ी ऐश से जिंदगी गुजार रहा हूँ। इस आमिल की बातें हैरान कुन थी। फिर 2 दिन तक हम साथ रहे। जब तीसरे दिन कैद खाने का एक खुफिया दरवाजा अचानक खुला, इसमें एक लंबा चौड़ा जिनजाद अंदर आया, मेरा बाजू पकड़कर बाहर ले गया। इसका कहना था कि सरदार ने तुम्हें याद किया है। मैं जैसे ही सरदार के सामने जाकर खड़ा हुआ तो वो कहने लगा, मुझे आज तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं हैरान हुआ, भला मेरे जैसा कमजोर लड़का इनकी क्या मदद कर सकता है। सरदार मुझे अपने पीछे आने का इशारा करने लगा और वो जीने से चढ़ता ऊपर पहुंच गया और फिर मुझे अपनी ख्वाबगाह में ले गया। ख्वाबगाह थी या कोई हसीन सपना। सफेद रेशमी पर्दों से सजा वो कमरा किसी शहजादी का मालूम होता था, लेकिन अचानक ही मेरी नजर इस बिस्तर पर लेटी खूबसूरत जिनजादी पर पड़ी थी। वो आंखें बंद करके ऐसे लेटी थी जैसे सोई हुई हो, लेकिन हकीकत कुछ और थी। जब सरदार ने मुझे बताया कि ये मेरी बीवी है, लेकिन उसे एक ऐसी बीमारी ने घेर रखा है जो सिर्फ इंसानों की दुनिया में जाकर ही ठीक हो सकती है। यूं तो मैं और मेरी बीवी इंसानी रूप में दुनिया में जाकर रहना चाहते हैं, लेकिन आज से पहले हम कभी भी इंसानों की दुनिया में नहीं गए हैं और ना ही हमें इसके बारे में कुछ इल्म है। इसका इलाज करवाना जरूरी है, वरना ये ऐसे ही पड़े पड़े यहाँ मर जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी मदद करो, क्योंकि हम तुम्हारे साथ इंसानी रूप इख्तियार करके इस दुनिया में जाना चाहते हैं। इनकी बात सुनकर मैं खौफजदा हो गया। भला जिनजाद इंसान बनकर दुनिया में रहेंगे तो लोग उन्हें पहचान ना ले। ये बात कहने की हिम्मत मेरे अंदर ना थी। फिर वो सरदार कहने लगा, माल और दौलत की मेरे पास कोई कमी नहीं, इसीलिए मैं बड़े ऐश से वहाँ जिंदगी गुजार सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी बीवी ठीक होगी मैं फौरन वापस अपने इस महल में आ जाऊंगा। बोलो लड़के, तुम हमारी मदद करोगे? मुझे इनकी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन वापस अपनी दुनिया में जाने का लालच, इसका सोचकर मैंने उन्हें हाँ कर दी। फिर दूसरे ही दिन इस महल में शानदार जश्न का ऐलान किया गया, क्योंकि सरदार की बीवी का इलाज होने जा रहा था। वो बिल्कुल ठीक हो जाती तो सरदार भी अपनी जिंदगी बेहतर अंदाज में गुजार सकता था। मैं एक कोने में खड़ा था जब सरदार ने सारे जिनजादों के सामने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगा, इस लड़के की वजह से ये सब मुमकिन हुआ है। आज तक मुझे कोई ऐसा मासूम इंसान ना मिला जिसकी मदद हासिल करके मैं अपना काम कर सकता। अगर मेरी बीवी ठीक हो गई तो मैं उसे अपने महल में खास मकाम दूंगा। फिर दूसरे ही दिन दोनों मियाँ बीवी मेरे साथ इस दुनिया में जा रहे थे जहाँ पर इंसान आबाद होते हैं।
लेकिन वो जिनजात थे जो इंसान बनकर मेरे साथ रहने वाले थे। जाने से पहले सरदार ने कहा, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ, बोलो तुम क्या मांगना चाहते हो। मेरे दिमाग में कुछ भी ना आया था तो मैं इससे कहने लगा, आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दें कि इस आमिल को आजादी दे दें। मुझे यकीन है कि वो दोबारा कभी यहाँ का रुख नहीं करेगा। सारे जिनजात तालियां बजाने लगे। फिर सरदार कहने लगा, देखा मैंने ठीक कहा था, ये लड़का वाकई बहुत नेक और आला इंसान है। मुझे यकीन है ये मेरी बीमार बीवी की मदद जरूर करेगा। आज इस खुशी के मौके पर इस आमिल को आजाद कर दो। मैंने देखा 2 मददगार जिनजात हमारे साथ जा रहे थे। उन्होंने महल के बाहर तक हमें छोड़ दिया, इसके बाद वहां से गायब हो गए। सारा काम मुझे करना था। सरदार की बीवी मलिका वो सबसे पोशीदा थी, लेकिन सरदार का अजीब सा हुलिया था और इसकी आंखें हर कोई पहचान सकता। यही बात सोचकर मैं घबरा रहा था। उन्हें अपने साथ लिए मैं एक नए शहर में आ गया था। वो एक बड़ी सी कॉलोनी थी जिसमें कई घर बने हुए थे। निहायत खूबसूरत घर थे, लेकिन कोई भी खाली नजर नहीं आ रहा था। अचानक मेरी नजर एक मकान पर पड़ी जो काफी पुराना मालूम होता था, लेकिन इस पर लगा ताला बता रहा था कि वो कई बरसों से खाली है। मैंने सरदार और इसकी बीवी को एक दरख्त के पीछे छुपने का कहा और खुद इस मकान की मालूमात लेने इस मोहल्ले में चला गया। फिर पूछने पर मालूम हुआ कि इस मकान में रहने वाला खानदान तो कई सालों पहले ही किसी दूसरे मुल्क में जा बसा है। टूटे फूटे मकान की हालत बता रही थी कि ये रहने के काबिल ही नहीं, लेकिन जब तक कोई दूसरा मकान नहीं मिल जाता यही हमारे लिए बेहतर होता। यही सोचकर मैंने वो ताला तोड़ डाला। जब मैं इस घर में दाखिल हुआ, लोग कानों को हाथ लगाने लगे। हर कोई मुझे आकर कहने लगा, तुमने ये ठीक नहीं किया लड़के, तुम नहीं जानते ये घर तो आसेबजदा है। रात को यहाँ हंसने और बोलने की आवाजें आती हैं। मैं इनकी बात पर दिल ही दिल में हंसा और सोचने लगा, अच्छा है सारे आज से मिलकर साथ रहेंगे, क्योंकि मेरे साथ आने वाले भी जिनजादी थे जो एक खास मकसद से यहाँ पर आए थे। अब वो नकाबपोश मलिका और सरदार भी इस घर में आ गए थे।